गुड मॉर्निंग साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम 6 जुलाई 2024 का सबसे बेहतरीन करंट अफेयर देखने के लिए जा रहे हैं। इस करंट अफेयर श्रेणी में 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उन प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक जीके का पार्ट भी देखने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पार्ट इसका स्किप मत करिए। 10 मैंने जो एमसीक्यू लिए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं मित्र, और एग्जाम टाइम में उन सबको रिवीजन कर सकते हैं। एक बात बताना चाहता हूं, मैंने 6 महीने का लगभग मैराथन क्लास लिया है, जिसमें लगभग 700 800 क्वेश्चन है। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जून का जो मंथली करंट अफेयर था वो भी क्लास ले लिया है, उसका वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। बगैर देरी के चलते हैं अपने सेशन की ओर। आप लोगों से गुजारिश मेरी ये है कि आप सेशन पे नहीं हो तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी सेशन बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, पूछा ये गया है संघाई सहयोग संगठन, जो संघाई सहयोग संगठन है मित्र, इसका 10वां मेंबर कौन बना है, ये पूछा गया है। इसका 10वां मेंबर कौन बना है, 10वां इसका सदस्य कौन सा बना है। अब तक टोटल 9 सदस्य थे इसके, अब इसके 10 सदस्य हो गए। ये पूछा गया है 10वां सदस्य इसका कौन बना हुआ है। संघाई सहयोग संगठन, कभी कभी एससीओ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ध्यान रखना मेरे भाई। इसमें बेलारूस शामिल हो गया है। कौन सा कंट्री? बेलारूस शामिल हो चुका है संघाई सहयोग संगठन में। पहले 9 कंट्री थे, अब इसमें एक और मिलकर के टोटल कितने हो गए? 10 हो गए मित्र। और 10वां कौन शामिल हुआ है तो बता सकते हैं बेलारूस हुआ है। कब हुआ है तो जुलाई 2024 में, जुलाई 2024 में शामिल हुआ है मित्र। ठीक है, फैक्ट अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे 100% याद रख लीजिए। अब मैं आपको संघाई सहयोग संगठन के बारे में बताऊंगा और थोड़ा बेलारूस के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा मित्र। देखिए, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक 24वीं बैठक हो रही थी 4 जुलाई 2024 को। कहां पर हो रही थी तो इस बात का ध्यान रखना कि इसकी बैठक जो कजाकिस्तान है उसकी राजधानी अस्ताना में हो रही थी। अगर पूछा जाए कि एससीओ की जो मीटिंग थी, अध्यक्षों की बैठक थी 2024 में, कहां पर हुई है तो आप बताएंगे कजाकिस्तान की राजधानी है। वैसे भी आपको राजधानी याद करने की जरूरत पड़ेगी, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हो रही थी। किसमें? अस्ताना में हो रही थी। आप लोग याद रख सकते हैं, फैक्ट अच्छा है मित्र, याद जरूर कर लीजिएगा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं जो चीज चर्चा में रहती है वह एग्जाम का विषय बन जाती है। तो इसलिए सेशन भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा देखिए। करंट अफेयर के नोट्स जरूर बनाइए ताकि एग्जाम टाइम में वह आपके लिए एक दवा का कैप्सूल का काम कर सके। देखिए, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है तो ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं, कासिम जोमार्ट टोकायेव है। कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायेव है। ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इसकी क्या की? मेजबानी की। और बेलारूस को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में क्या कर लिया गया है? दर्जा ले दिया गया। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, कासिम जोमार्ट टोकायेव कौन है मित्र? जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, जिसकी राजधानी मैंने आपको क्या बताई थी? अस्ताना बताई थी। बिल्कुल नहीं भूलेंगे मित्र। इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी शामिल हुए थे। और अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी भी जी ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। आपको बताना चाहता हूं, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा, जो 2024 में हुई है वो 24वीं बैठक हुई है। 24वीं बैठक हुई है मित्र, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 24वीं बैठक हुई है राष्ट्राध्यक्षों की, लेकिन 2025 में जो बैठक होगी वो 25वीं बैठक होगी। देखिए, 24 मतलब 24, 25 मतलब 25, ध्यान रखना एससीओ के बारे में। ठीक है बच्चों, इन दोनों बातों को याद रख सकते हैं मित्र।
आगे ध्यान दीजिए, चीन की शहर किंगदाओ को 24-25 के लिए एससीओ के पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्र। जो संघाई सहयोग संगठन है उसने क्या किया है कि 2024-25 के लिए किंगदाओ चीन का शहर है, किंगदाओ चीन का शहर है, इसे पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। किसके रूप में? सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्र, याद रख लेना, 100% इंपॉर्टेंट है मित्र। पूछा जा सकता है एससीओ ने 2024-25 के लिए चीन के किस शहर को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है, तो किंगदाओ है, ध्यान रखना, ठीक है, किंगदाओ है, आप लोग याद रख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिल्कुल स्किप मत करिए, नोट कर लीजिए बिल्कुल। संघाई सहयोग संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। यह समूह अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ये केंद्रित किया जाता है। मोस्टली टारगेट इसका यही रहता है। आगे ध्यान दीजिए, इसका जो हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो बता देना, इसका जो हेडक्वार्टर है मित्र वो बीजिंग में है। कहां पर है? बीजिंग में 2001 में स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो बता सकते हैं बीजिंग में। कौन कौन से देश शामिल हैं तो देखो, अब टोटल तो अब 10 हो गए मित्र। कितने हो गए? 10 हो गए। पहले 9 थे, इसका बात का भी ध्यान रखना। पहला चीन है, दूसरा रूस है, तीसरा तजाकिस्तान है, चौथा उज्बेकिस्तान है, पांचवा किर्गिस्तान है, छठवां है भारत है, सातवां पाकिस्तान है, आठवां ईरान है, नौवां बेलारूस है, और जो 10वां कंट्री कौन सा है तो बता दीजिए। 10वां कंट्री जहां पर इसकी मेजबानी की है इसने, ठीक है, कौन सा देश है तो बता सकते हैं कजाकिस्तान है। 10वां कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान है। इस बात को ध्यान रखेंगे मित्र, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं कजाकिस्तान। 10वां कंट्री कौन सा है तो कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान इसका 10वां कंट्री है। 9 ये थे और 10वां मैंने आपको लिखा दिया मित्र। ध्यान रखना, पर्यवेक्षक सदस्य इसके कौन बने हैं 2024 में? जो पर्यवेक्षक देश का दर्जा दिया गया है एससीओ द्वारा, वो अफगानिस्तान और मंगोलिया को दिया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और मंगोलिया की राजधानी उलान बटूर है। उलान बटूर, इन दोनों को याद रखेंगे मित्र। मंगोलिया आपका कंट्री ये है, आपने देखा होगा, ये चाइना है। ये क्या है? चाइना है। इसके नीचे ये चाइना का कंट्री है मित्र, ठीक है। और जस्ट इस ऊपर इसके ये रसिया है, ये इसके रूस है, और बीच में ये दिखाई दे रहा है ये मंगोलिया है। कौन सा देश है? मंगोलिया देश है। इसकी राजधानी मैंने आपको उलान बटूर बताई थी, ठीक है। और जो अफगानिस्तान है वो ये है, ग्रीन में दिखाया गया है, मुस्लिम कंट्री है। तो एससीओ ने पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में 2 देशों को कंटेंट किया था, शामिल किया था, अफगानिस्तान और मंगोलिया को मित्र। आशा करता हूं इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं। आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में संपूर्णतया अभियान किसने शुरू किया है? कौन सा? संपूर्णतया। मैं आपको बताऊंगा संपूर्णतया अभियान का मतलब क्या होता है, किसके लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यह पूछा गया संपूर्णतया अभियान है वो किसने लॉन्च किया है, किसने शुरू किया है, यह पूछा गया है मित्र। तो ये नीति आयोग ने शुरू किया है। किसने? नीति आयोग ने शुरू किया, जो भारत सरकार का थिंक टैंक है। भारत सरकार का थिंक टैंक है, इसने ही नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए, संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने शुरू किया गया है। 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2024 तक ये चलेगा। टारगेट क्या होगा इसका, क्यों शुरू किया गया है तो ध्यान रखना, लक्ष्य 112 आकांक्षी जिलों को, मतलब भारत के जो 28 राज्य हैं उनमें से 112 जिलों को क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है। और 500 आकांक्षी जो तहसील ब्लॉक हैं और 6 चयनित संकेतों में से प्रत्येक में इसमें क्या किया गया, इनको शामिल किया गया है। और इसका टारगेट क्या रहेगा? जो 6 प्रमुख संकेतकों में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए जो गर्भवती महिलाएं,
महिलाओं का परसेंटेज उच्च बीपी मधुमेह के लिए जांच के लिए किए गए व्यक्तियों का परसेंटेज, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रतिशत आदि भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें यह शामिल किया गया है संपूर्णता अभियान में मित्र। अब बात आ गई है नीति आयोग की। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये भारत सरकार का थिंक टैंक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नीति आयोग का जो गठन है 1 जनवरी 2015 को किया गया था, सभी मेरे भाई बहन जानते होंगे। इसका गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान समय में अपने मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, 100% याद रखना, सुमन बेरी है मित्र। कौन? सुमन बेरी हैं, आप लोग याद रखना। सुमन बेरी इसके क्या है? उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? इसके सीईओ कौन है? तो ध्यान रखना, सीईओ है बीबीआर सुब्रमण्यम। बीबीआर सुब्रमण्यम है, आप लोग याद रख सकते हो। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग भारत का क्या है? नवाचार सूचकांक जारी करता है। ये क्या करता है? नवाचार सूचकांक भारत का जारी करता है। कौन सा राज्य किस मामले में सबसे आगे है? ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। नीति आयोग के निर्देशक कौन है? तो ध्यान रखना, आशीष कुमार दास बने हुए हैं, ये अभी बने हुए हैं। नीति आयोग के निर्देशक पूछे हैं तो ध्यान रखना आशीष कुमार दास हैं, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। नीति आयोग के उप सचिव कौन है? तो अरविंद कुमार हैं। कौन है? अरविंद कुमार है, इनको भी याद रख लीजिए साथ साथ में मित्र। आगे ध्यान दीजिए, पूछा यह गया है हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जो हथियार प्रणाली उद्घाटन है, हथियार प्रणाली स्कूल का आयोजन कहां पर किया गया है? तो मित्र ये इस बार किया गया है हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में किया गया है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। जो हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये वायुसेना ने किया है, वो हैदराबाद में किया है। चलो इसके बारे में जान लेते हैं मित्र। तो भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने हैदराबाद में नव स्थापित हथियार प्रणाली स्कूल का क्या किया है? उद्घाटन किया है मित्र। हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन में एक नया हथियार प्रणाली स्कूल स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य टारगेट क्या है? क्योंकि हर चीज का अपना एक टारगेट होता है। इसका टारगेट यह है कि भारतीय वायुसेना की भविष्य के लिए हथियार तैयार करना है मित्र। इसका मोस्टली टारगेट यही है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे भारतीय वायुसेना ने आगरा में, कहां पर? आगरा में मेपोर्टल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है। आगरा में मोपोटेवल हॉस्पिटल का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली। नई दिल्ली में महानिदेशक एयर मार्शल मकरंद रनाडे बने हैं। अगर पूछा जाए भारतीय वायुसेना के महानिदेशक कौन है, तो बताइएगा मकरंद रनाडे है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम क्या है? मकरंद रनाडे, जो भारतीय वायुसेना के कौन बने हुए हैं? तो बता सकते हैं ये महानिदेशक बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अच्छा, आपको ये बताना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस बार जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। 72 मंत्री बनाए गए हैं, टोटल 15% होता है उसका टोटल लोकसभा का। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किस व्यक्ति को दिया गया है? या आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तब तक मैं इसका उत्तर बता देता हूं। पूछा यह गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस राज्य में जीका वायरस एक मच्छर के काटने से होता है कि मामले एडवाइजरी जारी किया गया है। ठीक है, यह मामला किस राज्य में पाया गया था, वहां के लिए क्या किया गया है? एडवाइजरी जारी किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, इसका महाराष्ट्र राइट आंसर है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है मित्र। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? जीका वायरस के मामले के बाद एडवाइजरी जारी कर दी है केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं कि जीका वायरस का मामला महाराष्ट्र में पाया गया। इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जीका वायरस पर नजर रखने के लिए राज्यों को एक एडवाइजरी जारी कर दी है। राज्यों से आग्रह किया है कि वो प्रभावित क्षेत्र में जीका वायरस के संक्रमण के लिए क्या करें? गर्भवती महिलाओं की जांच करने का निर्देश देते हैं मित्र। ठीक है, इसके साथ साथ जीका वायरस होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जीका वायरस एक रोग है, यह एक मच्छर जनित बीमारी है जो एंडीज मच्छरों के काटने से होता है। किसके मित्र? यह एंडीज मच्छर होता है ना,
एडीज मच्छर बोलते हैं या एंडीज मच्छर बोलते हैं, मच्छर के काटने से होता है। और ये मादा मच्छर होती है, कौन सी होती है? मादा मच्छर के काटने से मोस्टली होता है, ठीक है। जीका वायरस, इससे फर्क क्या हो जाता है? जब मच्छर काट लेता है तो उससे कौन जीका वायरस के जो लक्षण हैं वो किस प्रकार इमेज दिखाई देते हैं? तो देख ध्यान रखना, हल्का बुखार आ जाता है, त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, सिर में दर्द होने लगता है, मांसपेशियां जोड़ों में दर्द होने लगता है, पलक के नीचे सूजन आ जाती है। इस बीमारी के लक्षण हैं जीका वायरस के मित्र, ठीक है। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अच्छा, मैं आपसे हर बार क्वेश्चन पूछता हूं, ये 3 क्वेश्चन इस बार लेकर के आया हूं, आप लोगों को इसके क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। जैसे शहनामा किसकी कृति है? तो शहनामा है मित्र, वो किसकी कृति है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? दूसरा क्वेश्चन है मित्र। तीसरा क्वेश्चन है वेंटिंग ब्लॉक शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? कौन सा वेंटिंग ब्लॉक शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? आप लोग तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, आपके कमेंट सेक्शन का मैं वेट करूंगा मित्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, ये पूछा गया है। यह पूछा गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ध्यान रखना वीएन गंगाधर बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं? वीएन गंगाधर बने हुए, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए हैं? तो बीएन गंगाधर बने हुए हैं। आप लोग याद रखना बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आपको यह इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, यह बीएन गंगाधर जी हैं जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावा डॉक्टर बिहारी को भी मेडिकल असिस्टेंट एंड रेटिंग बोर्ड का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। 2 लोग नियुक्त किए गए मित्र। ध्यान रखना जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है इसकी स्थापना है वो 25 दिसंबर 2020 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बताइए नई दिल्ली में है। अच्छा, ये किसके अधीन कार्य करता है? तो ध्यान रखना ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके अधीन कार्य करता है। और इस समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम क्या है? जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा इनका नाम है मित्र। जेपी नड्डा जो इस समय कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, जिन्हें जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था, ठीक है। और जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसमें 33 मेंबर होते हैं, जिसका में एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 क्या होता है? अंशकालिक के सदस्य होते हैं मित्र। आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ प्रमुख आयोग हैं जिनके अध्यक्ष कुछ मैं बता दूंगा, कुछ आप बताइए। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के इस समय अध्यक्ष कौन है? तो बताइए रेखा शर्मा है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है। कौन है? रेखा शर्मा। अच्छा, दूसरा है कर्मचारी चयन आयोग, जिसे एसएससी कहते हैं, के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राकेश कुमार जी बने हुए हैं। आप लोग याद रखना। ये क्वेश्चन मैंने बता दिए, 2 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। तीनों क्वेश्चन के आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आप बताएंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आप बताएंगे। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ये मुझे तीनों से क्वेश्चन। मित्र, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आईसीसी T20 में नंबर 1 स्थान पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर कौन बने? आपको पता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है वो भारत विजेता रहा है 2024 में। भारत इसका क्या रहा है? विनर रहा है। विनर कौन रहा है? तो सभी लोग जानते होंगे, भारत रहा है। और रनर अप कौन रहा है? तो रनर अप की बात करेंगे तो बताएंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को भारत ने 7 रन से हराया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये इसका 9वां संस्करण था। पहला संस्करण कब हुआ था? 2007 में हुआ था। इसे विनर कौन रहा था? विनर भारत रहा था। विजेता उस समय कौन रहा था? भारत रहा था। और भारत कितनी बार जीत चुका है? तो भारत 2 बार जीत चुका है इसको, ठीक है, 2 बार इसको जीत चुका है। ध्यान दीजिए मित्र, क्वेश्चन मेरा यह है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पहले स्थान पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर कौन बने? तो हार्दिक पांड्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
क्या मित्र? हार्दिक पांड्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो T20 वर्ल्ड कप में पहले स्थान पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बने उनका नाम क्या है? हार्दिक पांड्या। आप लोग याद रख सकते हैं। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये कौन है? ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हार्दिक पांड्या हैं जो पहले भारतीय ऑलराउंडर बने हैं। आपको बताना चाहता हूं, हार्दिक पांड्या श्रीलंका के जो कप्तान है वार्निंग, क्या नाम है? वानिदू हसरंगा के साथ नंबर 1 पर है। और इन्हीं के साथ क्या है? नंबर 1 पर है हार्दिक पांड्या अपने। ठीक है, फैक्ट अच्छा याद कर लेना। कुछ करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसके बारे में जान लेना चाहिए आपको। जैसे रियल मैड्रिड ने 15 बार यूईएफए चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। किसने? रियल मैड्रिड ने यूईएफए का खिताब क्या कर लिया है? 15 बार जीत लिया है। उसके साथ दीपा कर्माकरी है मित्र। इन्होंने एशिया सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। 100% याद कर लीजिए इसे बच्चा, इसे 100% याद कर लीजिए। दीपा कर्माकर ये एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन सी पहली भारतीय महिला बनी हुई है? आप लोग याद कर सकते हैं मित्र। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ है 13वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में भारत ने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, जो 13वीं यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2024 में की गई थी, इसने भारत में 2 सिल्वर जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, गोल्ड नहीं जीता है मित्र। ठीक है, और दीपिका सोरेन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। दीपिका सोरेन को हॉकी इंडिया असुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दीपिका सोरेन है, इनको हॉकी इंडिया असुता लाकड़ा पुरस्कार 2024 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। आप लोग याद रख सकते हैं मित्र। आगे ध्यान दीजिए, रश्मि कुमारी ने राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। आपको इमेज पे ये दिखाई दे रही है, रश्मि कुमारी हैं, इन्होंने राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीत लिया है। और बेहतरीन क्वेश्चन यह है कि विदर्भ को हराकर मुंबई ने, विदर्भ को हरा करके किसको हराया? विदर्भ को हराया है। विदर्भ को हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है। रणजी ट्रॉफी 2024 का क्या कर लिया है? खिताब जीत लिया है। आप लोग याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, कुछ नॉलेज है जिसे आपको याद कर लेना चाहिए। आज मैं आपको भारत की जो प्रमुख झीलें हैं नॉलेज फैक्ट्री में देखेंगे। इंपोर्टेंट लेक्स, क्या देखेंगे? इंपोर्टेंट लेक्स देखेंगे, महत्वपूर्ण झीलें देखेंगे। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इसमें कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट भी बताऊंगा, तो ध्यान रखिए, मैं भारत की झीलों के बारे में बता रहा हूं। पूछा जाए डल झील, तो जम्मू कश्मीर में सभी मेरे भाई बहन जानते होंगे। बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में, और वेरीनांग झील जम्मू कश्मीर में है। ये तीनों कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और मानस बल झील, ये इंपोर्टेंट है, ये दोनों को आप लोग याद कर लेना, दोनों इंपोर्टेंट है। वेरीनाग झील और मानस बल झील, ये दोनों जम्मू कश्मीर में बच्चा, इनको आप 100% याद रखेंगे। वेरीनाग झील आपको बताना किस नदी पर है ये, और मानस बल झील आप इसे असम मत कर देना, मानस वहां पर राष्ट्रीय उद्यान है। मानस बल झील है वो जम्मू कश्मीर में 100% पूछी जा सकती है मित्र। उसका नागिन झील, कौन सी? नागिन झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। आप इन झीलों को याद कर लेंगे, इंपोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में टोटल 6 झीलें बताई, तो आप 6-7 झीलों को 100% याद कर लीजिए। नागिन झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। अब राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में राजसमंद झील राजस्थान में है। और पिछोला झील मित्र बहुत पूछी जाती है, ये भी राजस्थान में। आपको बतानी है राजसमंद झील है वो राजस्थान के किस जिले में है, अगर राजस्थान से देख रहे हैं तो। और पिछोला झील है वो राजस्थान के किस जिले में? दोनों झीलों को आप लोग बताएंगे ये दोनों झील किस जिले में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। विश्व बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर किसे नियुक्त किया है? ये पूछा गया है। पूछा ये गया है, वर्ल्ड बैंक ने, जो विश्व बैंक है, उसने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, निकुल श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया है। किसको? निकुल श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा,
ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? निकुल श्रीवास्तव को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ध्यान रख सकते हो। आपको बताना चाहता हूं, ये जो है गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव टोपनो का स्थान लेंगे। और आप इसके साथ साथ बताना चाहता हूं मैं कि परमेश्वर अय्यर विश्व बैंक समूह में बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जिनका नाम क्या है? परमेश्वर अय्यर, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात आएगी तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक के बारे में, इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और 189 देश इसके मेंबर हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? फाउंडर कौन थे? तो जॉन मैडाक कीन्स इसके फाउंडर थे। दूसरे कौन थे? हैरी डेक्टर्स वाइट। ये दो लोगों ने इसकी स्थापना की थी। फिर कहूंगा पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे ध्यान दीजिए, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो एक्सल बैंड ट्रांसवेंडर इसके अध्यक्ष हैं। प्रबंधक निर्देशक एंड सीएफओ कौन है? तो अंशुका शांत है। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इंद्रजीत गिल हैं। ठीक है, जो इंडिया से है मित्र, आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, पूछा ये गया है, स्मृति विश्वास का निधन हो गया, वो कौन थी? जो स्मृति विश्वास थी, उनका निधन हो गया है, वो कौन थी? पूछा गया। एक महिला है जिसका नाम क्या है? स्मृति विश्वास, इनका निधन हो चुका है। ये कौन थी? पूछा गया है। तो मित्र ये एक्ट्रेस थी। कौन थी? एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। आप लोग याद रखना, नाम याद रखना। स्मृति विश्वास का निधन हो गया है, वो कौन थी? अभिनेत्री थी मित्र। आपको यह इमेज में दिखाई दे रही है, ये स्मृति है, ये एक्ट्रेस हैं स्मृति विश्वास, इनका निधन हो गया। 100 साल बाद इनकी उम्र थी। उन्होंने 1930 से लेकर 1960 के दशक में देखा जाए तो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी ये। स्मृति ने 10 साल की उम्र में, जब 10 साल की थी तभी उसकी 10 साल की उम्र में ही इन्होंने बंगाली फिल्म जिसका नाम था संध्या में चाइल्ड एक्ट्रेस, मतलब बच्ची के एक रोल का अदा किया था इन्होंने। अगला है, कुछ व्यक्तियों का निधन हो गया है जो इस बार चर्चा में रहे, जैसे स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता एन शंकरैया, इनका निधन हो गया। क्या नाम है? एन शंकरैया इनका नाम था। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एम एस गिल, कौन? एम एस गिल का भी निधन हो गया। भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एम एस स्वामीनाथन का भी निधन हो चुका है मित्र। एम एस स्वामीनाथन का निधन हो चुका है। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, पूछा ये गया है कि के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? जो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 है वो किसे दिया गया है? तो पी गीता को दिया गया है। किसको मित्र? पी गीता को दिया गया है। आप लोग ध्यान रखना, पी गीता को के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। इनको कौन सी पुस्तक थी जिसके लिए इनको दिया गया है? तो ध्यान रखना, इनकी जो कृति है, इनकी जो पुस्तक है वो आन ठचुकल है। आन ठचुकल के लिए पी गीता को की रचना के लिए यह सम्मान दिया गया है मित्र। ठीक है, 2 फैक्ट आप लोग ये याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और पुरस्कार और सम्मान हैं, जैसे मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसे मिला हुआ है? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसे मिला हुआ है? तो बताना, निकारागुआ एक कंट्री है, वहां की रहने वाली है सेनिस पुलासियो। नाम क्या है? सेनिस पुलासियो। सेनिस पुलासियो। इनको मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया है। कौन सा? 2023 का। ठीक है बच्चा, याद रख सकते हैं। आपको यह इमेज में दिखाई दे रही है, ये कहां का है? निकारागुआ की हैं। इनका नाम है सेनिस पुलासियो। इन्हें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया है। और 2023 का जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसे 100% याद कर रख लेना। इनका नाम है पेरुमल मुरुगल। क्या नाम है? पेरुमल मुरुगल है, जिन्हें जेसीबी 2023 का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट है यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अब्दुल्ला मायर को दिया गया है। हम मित्र लास्ट क्वेश्चन है, 15वां टाई ब्रिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2024, जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला, का आयोजन कहां पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो 15वें नंबर का है, कौन सा? टाई ब्रिज इंटरनेशनल B2B
एक्सपो 2024, जिसे अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहा जाता है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो ध्यान रखना मित्र, इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है, नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ये 2024 में किया गया है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है मित्र, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको बताना चाहता हूं कि ये 6 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई से शुरू किया गया है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस मेले में 300 से अधिक घरेलू कंपनियां क्या लेंगी? भाग लेंगी। इस टाइप से आप देख सकते हैं। अच्छा, 2024 के प्रमुख मेले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे बेंगलुरु में कौन सा मेला आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 कहां पर हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ। याद कर लेना बच्चा, हो सकता है पूछा जाए। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया मेरे मित्र, 100% याद रखना है इसको। अगला है राष्ट्रीय डेयरी मेला 2024 कहां पर हुआ है? तो ध्यान रखना, ये झारखंड में हुआ है। झारखंड का स्थान है चाईबासा में। कहां पर? चाईबासा में इसका आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय डेयरी मेला। ठीक है, तो राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु, राष्ट्रीय डेयरी मेला कहां पर? झारखंड में। उसके बाद वैश्विक नीम व्यापार मेला, वैश्विक नीम व्यापार मेला 2024, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तीनों बहुत इंपोर्टेंट हैं, मेरी बात मानिए, आप अपने 100% नोट कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ और आगे देखिए, पूछा यह गया है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला, इसे AAHR कहा जाता है। इसका आयोजन 2023 में कहां पर हुआ था? तो नई दिल्ली में। और विश्व पुस्तक मेला 2023 का कहां पर हुआ है? ये भी नई दिल्ली में हुआ है। लेकिन 2024 के आप लोग 100% याद रखेंगे। तो भाई ये मेरा थोड़ा सेशन था, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइए। सेशन पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि इस सेशन पर मैं जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, वहां इसकी बेहतर पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।